हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का कोर्स नंबर 201 है जो बीएड सेमेस्टर 2 का। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आपको कंसेप्ट पढ़ना है सोसाइटी का, फंक्शन, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, रोल ऑफ अ टीचर इन वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंपॉर्टेंस पढ़नी है वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, लिमिटेशन। देन आपको सेक्युलरिज्म इन सोसाइटी पढ़ना है, रोल ऑफ टीचर पढ़ना है, फैक्टर इफेक्टिंग एंड द कॉजेज ऑफ द सेक्युलरिज्म, डिफरेंट इनइक्वालिटीज पढ़नी है, लैंग्वेज, डेमोग्राफिक और सोशल इनइक्वालिटीज पे, उनके इफेक्ट्स, उनके कॉज और उसमें रोल ऑफ अ टीचर और रेमेडीज पढ़नी है। देन पॉलिसीज रिव्यू करनी है और प्रोग्राम 1986 के आफ्टर। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ अ टाइम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 की वीडियो अभी अपलोड नहीं है, यूनिट 2 की ही कर रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद वो भी अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले सोसाइटी का मीनिंग समझते हैं। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वो इंडिविजुअल जो आपस में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कॉमन कल्चर को शेयर कर रहे हैं, या एक जोग्राफिकल एरिया को शेयर कर रहे हैं। अगर एक एरिया में 10 घर हैं तो वो भी एक सोसाइटी है। अगर एक एरिया में 50 घर हैं तो वो भी एक सोसाइटी है। हम इंडिया में पूरे घर हैं तो एक तरह से हम वो भी सोसाइटी हैं। यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स आते हैं, एक कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, अपने सोशल नॉर्म, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर, अपनी डिफरेंट चीज़ों को शेयर अप करते हैं। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, हर तरह की सोसाइटी हो सकती है। सोसाइटी किसी कास्ट के बेस पे भी बनाते हैं कई लोग, सोसाइटी रिलीजियस के बेसिस पे भी बना लेते हैं कई लोग, और ऑल ओवर इंडिया अगर हम इकट्ठे भी हो जाएं तो भी एक सोसाइटी है। इसके एडवांटेज क्या है? ये आपको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आप कई सोशल सपोर्ट लगा लो, जैसे कोई फाइनेंशियल हेल्प, आप अगर आपको रात को 2 बजे चाहिए तो आप अपने पड़ोसी से हेल्प ले लेते हो, तो कौन हेल्प कर रहा है? सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर कराती है। इसमें क्या रोल होता है कि जैसे आपको कोई एफिशिएंट प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज की कराना, ठीक है, कोई स्पेशलाइज वेरियस रोल्स और प्रोफेशंस देना, ठीक है। अब जैसे कुछ आपको चाहिए तो आप किससे करते हो? आप किसी से हेल्प ले लेते हो। कल्चर डाइवर्सिटी, जो आपका कल्चर है वो कोई आपसे सीखता है, साथ वाले का कल्चर आप उससे सीख सकते हो। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सोसाइटी इस्टेब्लिश क्या करती है? लॉज और गवर्नेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जो हेल्प करता है मेंटेन करने में लिए ऑर्डर और रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को। रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प आता है कि जब आपको कोई रिसोर्स चाहिए होता है तो आप क्या करते हो? कोई आपको बुक चाहिए तो आप अपने साथ वाले स्टूडेंट से मांग लेते हो, ठीक है, तो वो एक क्लासरूम में एक सोसाइटी बन गई है। अगर आपको चीनी चाहिए होती है तो आप एक पड़ोसी से मांग लेते हो, तो वो एक सोसाइटी, एक आपकी रहने वाले एरिया में सोसाइटी बन गई है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? जहाँ साथ रहते हो तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, आपकी प्राइवेसी खराब हो सकती है, कोई आप पे थोप सकता है कि भाई आपको तो हमारे कल्चर को करना है फॉलो। एक सोसाइटी आप पे प्रेशर बना सकती है कि आपको हमारे ही एथिक्स को फॉलो करना है, तो इस तरह की कभी कभी कोई लिमिटेशंस हो जाती हैं। अब सोसाइटी के फंक्शन क्या है? सोसाइटी का फंक्शन है कि आपको वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं और आप उनसे कुछ सीखते हो। वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट हो गए, रिलीजियस हो गए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको सोसाइटी में रहना सिखाने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना सिखाने के लिए। इकोनॉमिक में आपकी हेल्प करती है सोसाइटी, ठीक है, कि कैसे कौन सा रिसोर्स प्रोड्यूस करना है, किसको क्या चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे वेलबींग के साथ एक इंडिविजुअल में सोसाइटी को रहना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और पॉलिटिक्स भी एक सोसाइटी ही क्रिएट करती है। हम लोग ही हैं सोसाइटी की जो एक गवर्नमेंट को बना रहे हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस होती है, डिफरेंट रिलीजियस आप सीखते हो, कस्टम सीखते हो, उनके ट्रेडिशन सीखते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस बन जाती हैं बेस्ड अपॉन द वेल्थ ऑक्यूपेशन, ठीक है, जिसकी वजह से सबको ट्राई आउट किया जाता है सॉरी कि इक्वल लेवल पे सारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए। एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी को फॉर्म अप करने के लिए, क्योंकि हम लोगों से ही सोसाइटी बनती है, तो हम लोग जितनी एजुकेट होंगे उतनी अच्छी सोसाइटी होगी। कम्युनिकेशन बढ़ती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आप इकोनॉमिक एक्सचेंज करते हो, लीगल सिस्टम डेवलप होता है हमारा, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट में। सोशल मूवमेंट्स चलती हैं, जैसे आपको इन्वायरमेंटल कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप सोशल एक साथ इकट्ठे होकर एक सोसाइटी क्या करती है? उसके खिलाफ मूवमेंट करती है। टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है आजकल तो सोसाइटी में, तो टेक्नोलॉजी को भी ग्रो अप करने में सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। अब रोल ऑफ एजुकेशन क्या है सोसाइटी में? तो सबसे पहली बात कि एजुकेशन क्या करती है? एक एजुकेशन हेल्प करती है आपको एक गुड करेक्टर का इंसान इंसान बनाने में, एक आपके मोरल वैल्यूज लेके आने में, तो जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या होता है? क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस डेवलप होती हैं।
सोशलाइजेशन सिखाती है आपको कि कैसे आपको लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे आपके साथ उनके साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है कम्युनिटी में। सोशल प्लेसमेंट करवाती है। एजुकेशन क्या करती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टीचिंग आपको सिखाती है कि कैसे आपको डिफरेंट कल्चर और सोशल वैल्यूज़ को लेके साथ में चलना है और जो न्यू सोसाइटीज़ को फॉर्म अप करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ कल्चरल ग्रोथ एंड इनोवेशन। जो स्कूल है वो दोनों तरह से प्रिजर्व करवाते हैं किसको, कल्चर को भी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप डिफरेंट रिसर्चेज करते हो इसके लिए, या फिर आप स्कूल्स में जाकर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को भी सीखते हो। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स होते हैं। एजुकेशन क्या ब्रिंग आउट करती है, सोशल चेंजेस को, रिफॉर्म्स को, और आपको प्रोवाइड क्या कराती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रोसेसेस। ठीक है। सोशल डेवलप कल्चरल डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस को फॉलो अप किया जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। ठीक है। एनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को कि एंगेज करें वो अपने आप को सोशल सर्विसेज में। डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ती हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, कॉर्पोरेशन की वैल्यूज आती हैं। ठीक है। एजुकेशन है वो किसी तरह इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन को क्या करती है, पॉजिटिव वे में एक डायरेक्शन देती है उसको सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी काम करने में। कोऑपरेटिव लिविंग सिखाती है, आपको एक साथ मिलजुल के रहना सिखाती है। ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सिखाती है। ह्यूमैनिटी आपके बीच में लेके आती है, सेंस ऑफ यूनाइटेडनेस अमंग द पीपल, या पीस गुडविल सिखाती है। आप एजुकेशन ही है जो आपको एक प्योरीफाई साउल बनाती है और आपको कंट्रीब्यूट कराती है पर्सनल और सोसाइटी के बेटरमेंट में। हारमोनी लेके आती है एजुकेशन, आपको हारमोनी सिखाती है जिसकी वजह से सोसाइटी में एक बेटर कंट्रीब्यूटर आप बन सकते हो सोसाइटी में। अवेयरनेस क्रिएट करवाती है एज ए इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से आप सोसाइटी में नई नई चीज़ें लेके आ सकते हो, और जो कहते हैं कि पुरानी पिछड़ी बात सोच चल रही होती है उसको ख़त्म कर देते हो। ठीक है। करेक्टर बिल्डअप होता है आपका एजुकेशन के थ्रू, और जो आपको राइट पाथ पे चलना सिखाता है जिससे सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है। आपको एजुकेशन सिखाती है कि कैसे आपको अपना फ्री टाइम को यूज़ करना है और कल्चरल अचीवमेंट में देना है। बेटर लाइफ कैसे आपको रहनी है, कैसे रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ पॉवर्टी, एनहांस कैसे करनी है सोशल जस्टिस को, ये एजुकेशन सिखाती है। इकोनॉमिकली कैसे आपको सब कुछ वेल मैनेज करके चलना है। ठीक है। तो ये आपको एजुकेशन से पता लगता है, तो सोसाइटी की भी इंप्रूवमेंट होती है। कल्चर को कैसे ट्रांसमिट करना है, इनइक्वालिटी रेट को कैसे रिड्यूस करना है। सोशल मोबाइलिटी सिखाती है, आपको इम्प्रूव कराती है आपके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को। ठीक है। और डेवलपमेंट कराती है एक नई नॉलेज की। तो आप सोसाइटी में रहोगे तो आप एक दूसरे से भी एक नॉलेज लोगे, तो वो एक न्यू डेवलपमेंट करा देती है नॉलेज की। अब वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो गवर्नमेंट होती है वो हेल्प करती है सिटीजन्स को क्या करने में, जब वो ट्रबल में होते हैं। जैसे किसी ने अपनी जॉब खो दी तो उसको जॉब टाइम देना, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना टाइम टू टाइम। तो ये किसका काम है, एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट सोसाइटी का है। ये एक वो टाइप ऑफ सोसाइटी है जो आपको हर वक्त डॉक्टर प्रोवाइड कराती है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जब आप किसी बुरे समय में होते हो, और इसके लिए कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है। अब ये गवर्नमेंट कहाँ से पे करती है, हम लोगों के टैक्सेस से पे करती है, और आपको अफोर्डेबल चीज़ें प्रोवाइड कराती है कुछ कम पैसों में। ठीक है। अब कोविड के टाइम पे जैसे लोगों के पास खाने का सामान भी नहीं था तो किसने प्रोवाइड कराया, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया। किसी के पास जॉब नहीं रही तो किसने, गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली। कोई अच्छे स्कूल्स नहीं रही तो गवर्नमेंट ने सस्ते रेट पे स्कूल्स बनवाए। ठीक है। सबको एक राइट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, मिनिमम वेजेस देती है सबको। ठीक है। और ये ट्राई आउट करती है कि अमीर अमीर ना बनता जाए और गरीब गरीब ना रह जाए। ये ट्राई आउट करती है वो सोसाइटी कि सब इक्वल रेट पे आ जाए। ठीक है। सबको इक्वली चांस मिले ग्रो अप करने का। सोसाइटी में अब उस स्टेट की सोसाइटी के लीडर्स को कौन चूज करता है, हम चूज करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये एक वो सोसाइटी है जो आपके हर बुरे वक्त में आपका काम आती है और आपको एक ग्रोइंग वे में रहना सिखाती है और आपकी हेल्प करती है जब आप किसी मुसीबत में हो। अब वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट सोसाइटी में टीचर का क्या रोल है, तो टीचर क्या होते हैं, लीडर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के। वो आपको एडुकेट कराते हैं, आपके यूथ को पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी बेटर होती है। तो जो आने वाले वहाँ के लीडर्स होते हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं। टीचर आपको एक्टिव लर्निंग सिखाती है, एक्टिव स्टूडेंट आपको अपनी वॉइस रेज करना सिखाती है, इनकरेज करती है स्टूडेंट को कि वो लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। ठीक है। कस्टमाइज लर्निंग होती है, अब वो रिकॉग्नाइज करती है हर एक स्टूडेंट की यूनिक नीड्स को और उसको डिफरेंट वे में सिखाती है। ठीक है। स्पेशल क्लासरूम में डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हुए, डिफरेंट करिकुलम को फॉलो करते हुए ये प्रमोट करती है डेमोक्रेसी। टीचर का काम है डेमोक्रेसी बच्चों को सिखाना। ठीक है। तो वेलफेयर सोसाइटी में अब डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेके आना, इक्वली सबको ट्रीट करना, ये भी टीचर सिखाती है। एनकरेज करना एडवोकेसी को,
टीचर एम्पावर करती है स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉजिटिव चेंज है उसके स्कूल में और उसकी कम्युनिटी में। वो इनकरेज करती है स्टूडेंट को कि पॉजिटिव चेंज लेकर आए बियॉन्ड द क्लासरूम भी। स्टूडेंट की एडवाइजरी काउंसलर कौन बनाता है? टीचर्स ही है, एक एजुकेशन ही है। अब इस्टेब्लिशमेंट करना स्टूडेंट के एडवाइजरी काउंसलर एज ए लोकल लेजिस्लेटिव लेवल पे, जिससे स्टूडेंट इमीडिएटली रोल अप करते हैं अपने आप को लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे। ये बच्चों को इंसाइट प्रोवाइड कराती है पार्टिसिपेशन देने में, डेमोक्रेसी में। रोल ऑफ टीचर होता है कि बेटर एक थॉटफुल टीचर्स प्रोवाइड करना और भी, ताकि आने वाली भी जो हमारी सोसाइटी है वो ठीक ढंग से ग्रो अप करे। मॉरल वैल्यू सिखाना, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन की फीलिंग लेके आना, ग्लोबलाइजेशन की फीलिंग लेके आना, नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आना, ठीक है, डिफरेंट कल्चर की रिस्पेक्ट करना सिखाना, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करना सिखाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट सोसाइटी का? ये क्या करती है सोसाइटी? आपको आपकी हेल्प करती है आपके बुरे वक्त में, आपको एम्प्लॉयमेंट देती है, आपकी इनकम को एक सही लेवल पे लेके आती है, इनइक्वालिटी को रिमूव करती है, पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाती है ये आपको, जैसे कुछ एरियाज में वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलती है, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है हर बच्चे को, ठीक है। इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी बनाती है, प्रमोट कराती है इकोनॉमिक्स को, हेल्दी लिविंग देती है इकोनॉमिक्स के थ्रू। सोशल आपको सोशली कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे इनइक्वालिटीज़ को दूर करना है, ये सिखाती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनहांस करती है सोसाइटी, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को एंगेज करती है कि आपके बेटरमेंट के लिए सोचें, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। वेलफेयर स्टेट जो होती है वो एम्फोसाइज क्या करती है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्निटी, और जो एवरी इंडिविजुअल के लिए वो रिकॉग्नाइज करती है पर्सनल बंदे की वर्थ को भी, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे भी और उसके लिविंग स्टेटस के बेस पे भी। ये सोशल क्राइसिस को ख़त्म करवाती है। ये कहती है आपको कि नेशनल लेवल पे लड़ाई नहीं करना, ठीक है। क्या है बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो क्या करेगी? आपको हेल्थ देगी, आपको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराएगी, पॉवर्टी रिड्यूस कराएगी, आपको टाइम टू टाइम रहने को खाना पीना सब देगी बुरे वक्त में, ठीक है। आपके बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ देगी, इक्वल पार्टिसिपेशन देगी, कास्ट सिस्टम हो गए या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेगी, इकोनॉमिकली स्टेबल करेगी, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाएगी जो आपकी हेल्प कर पाएंगे, सोशली आपको कनेक्ट कराएगी, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सब इनकी इम्पोर्टेंस है। अब आती है लिमिटेशन की बारी। लिमिटेशन क्या है वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी की? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब वो क्या होता है, कई बार हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, ठीक है, बजटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई टाइम ऐसा आ जाए जहाँ पे बहुत सारी एक्सपेंडिचर पे हो जाए तो इतना पैसा ना बचे, तो जो हाई लेवल पब्लिक स्पेंडिंग होती है वो स्ट्रेन की जा सकती है गवर्नमेंट फिनेंसिस पे, और वो लेड करती है बजट की डेफिशिएंसी, ठीक है। और इकोनॉमिक इन एफिशिएंसीज, जो एक्सेसिव रेगुलेशन और टैक्सेशन ऑफ फंड होता है वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, उनको उनको ख़त्म कराएगी। बेसिकली वो क्या करते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे जॉब क्रिएशन के लिए, नए नए इनोवेशन के लिए, आपको टैक्सेस भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप ग्रो अप कर सको, मॉरल वैल्यू सिखाएंगे आपको, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी और एफिशिएंसी, कई बार मॉरल एथिक्स ऐसे होते हैं जो भी कई बार प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। आपको किसी की एथिक्स पसंद नहीं आते। अब अब क्या होता है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स को, कैन वो कभी कभी इनएफिशिएंट बन जाते हैं और एक रेड टेप को लीड कर देते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर को वेस्ट कर देते हैं, या करप्शन हो जाती है, ठीक है। इनइक्वालिटीज एंड सोशल सर्टिफिकेशंस, ये क्या करती हैं कि एक इनइक्वालिटीज बना देती हैं इंडिविजुअल्स पे भी, ग्रुप पे भी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बेटरमेंट होती है ना सोशल बेनिफिट्स की, वो कहीं ना कहीं गायब होने लगती है। इस कई बार क्या होता है कि कई लोग सिर्फ कुछ मतलब कुछ हिस्से पॉपुलेशन को बेनिफिट्स देते हैं और कुछ हिस्से की पॉपुलेशन जिसकी वजह से बेनिफिट लेने से रह जाती है। जैसे कि आप एक आपका लीडर है किसी एरिया का, वो सिर्फ अपने एरिया को बेनिफिट देता जा रहा है,
चाहे उस एरिया के लोगों के पास चाहे ऑलरेडी जितना मर्जी पैसा हो, बट दूसरे लोगों के जो बेचारे गरीब हैं या उनको किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। ठीक है, डिपेंडेंसी और पॉवर्टी ट्रैप्स हो जाते हैं। ठीक है, आप डिपेंडेंट हो जाते हो, पॉवर्टी ट्रैप्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल में बी डिस्करेज फ्रॉम सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीजिंग द इनकम as they risk losing the benefit of their financial और situational improves। पॉपुलेशन एजिंग हो जाती है। वो बहुत सारी वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, वो ग्रैप करती हैं द चैलेंजेस ऑफ एजिंग पॉपुलेशन एज द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरी सिटीजन इंक्रीज होती है, जो स्ट्रेन लग जाती है किस पे, पेंशन पे, और हेल्थ केयर सिस्टम ग्रो हो जाता है। और फंडिंग रिटायरमेंट और हेल्थ केयर बेनिफिट फॉर द एजिंग पॉपुलेशन कैन पुट इमेंस प्रेशर डाल देते हैं वो पब्लिक फाइनेंसिस पे। ठीक है, और इमिग्रेशन एंड कल्चर डिवर्सिटी, जो वेलफेयर स्टेट है वो नीड करती हैं एड्रेस टू द क्वेश्चन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन इन द मल्टी कल्चर सोसाइटी। डिसाइडिंग हु क्वालिफाइज फॉर द सोशल बेनिफिट्स कैन बी कंटिन्यूस एंड लेड टू बी डिबेट्स अबाउट द कल्चर और सोशल इंक्लूजन। कई बार बहुत सी डिबेट्स हो जाती हैं, पता ही नहीं लग पाता कि कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा। पॉलिटिकली पॉपुलराइजेशन, ठीक है, द साइज एंड द स्कोप ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम कैन लेड टू पॉलिटिकल पॉपुलराइजेशन। डिबेट्स होती हैं वो अप्रोप्रिएट लेवल पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन कराती हैं, टैक्सेस कैन बी डिवाइंस। और ये क्या होता है, पॉलिटिकल ग्रिडलॉक हो जाता है जिसकी वजह से पॉलिटिकल लैंडस्केप में प्रॉब्लम आ जाती है। ग्लोबली कभी कभी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये थे बेसिकली लिमिटेशंस। तो अब हम वो लिमिटेशन डिस्कस करते हैं जो बड़ी जर्नल सी। अब लिमिटेशन क्या हो सकती है वेलफेयर सोसाइटी की, कि वो इम्पार्शियल हो जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ एक अपने कल्चर के ग्रुप को ही ध्यान रखती जा रही है। उसके पास फाइनेंस खत्म हो गया है, उसके पास जॉब्स खत्म हो गई हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रही है। जैसे एक एरिया में, हाँ, एक एरिया में क्या आप लगा लो कि अगर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं या फिर पेंशन सिस्टम को ही देते देते उनके पास बाकी चीज़ें नहीं बची हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इफेक्ट आउट करती हैं। नेक्स्ट इज अब सेक्युलरिज्म क्या होता है सोसाइटी में। सेक्युलरिज्म होता है कि वो प्रिंसिपल जो सेपरेट करा देता है रिलीजन को फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और प्रमोट करता है एक नेचुरल अनबाइस्ड और नॉन रिलीजियस गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, बेसिकली आपको रिलीजन छोड़ के एक कॉमन सी कम्युनिटी बनानी है लोगों की, जिसमें रिलीजन के बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाएगा। ये कंसेप्ट है जो एम्फेसाइज करता है को एग्जिस्टिंग ऑफ अ वेरियस रिलीजन बिलीफ और नॉन रिलीजियस वर्ल्ड वाइड व्यू। ठीक है, अब हम इसमें रोल ऑफ अ टीचर क्या है, इन पार्शियलिटी। टीचर क्या करेगा, वो इम्पार्शियल होगा, अनबाइज्ड होगा, रिलीजियस के बेसिस पे, कल्चर मैटर पे। वो सब स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वली हर एक रिलीजियस को ट्रीट करेगा और अवॉइड कराएगा कि बच्चे भी क्लास में डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ दें रिलीजियस बेसिस पे। रिस्पेक्ट करेगा वो डाइवर्सिटी को, वो खुद तो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेगा ही, डिफरेंट रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करेगा, वो दूसरों को भी हर कल्चर बैकग्राउंड की नॉलेज देगा और उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, अब वो उनको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराएगा, एनालाइज करवाएगा, ताकि वो अपने रिलीजियस बिलीव्स को छोड़ के टूवर्ड्स द सेक्युलरिज्म जा सकें और अपने बिलीव्स को ग्रो अप कर सकें और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हेल्प आउट कर सकें। लिटरेसियस लिटरेसी, वो बच्चों को अंडरस्टैंड कराएगा रिलीजियस बिलीव्स और सिस्टम को, जो हर तरह के हो, किसी स्पेसिफिक रिलीजियस के नहीं। ठीक है, और वो इनको इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे रिस्पेक्टफुल वे में और कैसे फेथफुली आपको एक प्लूरलाइज सोसाइटी में रहना है। जो स्टूडेंट होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, उनको विलिंगलेसली पार्टिसिपेट कराया जाएगा नेशनल फेयर्स में और फेस्टिवल्स में। ठीक है, जो हमारा करिकुलम होगा, जो बुक्स होंगी, वो किसी नेशनल वाइज या किसी इंटरनेशनल वाइज किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगी। ड्रामाज और डिस्कशंस कराई जाएंगी जो सेक्युलरिज्म आपको प्रमोट करवाएंगी। ठीक है, रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर में आपको वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आपके बीच में सेक्युलरिज्म की फीलिंग्स ग्रो कराएंगी। स्टूडेंट का व्यूज जाना जाएगा, उनके एटीट्यूड को जाना जाएगा और डिफरेंट प्रोग्राम्स को कराया जाएगा जो उनमें नेशनलिज्म और नेशनल यूनिटी की स्पिरिट को इंक्रीज करें, और जो उनके एटीट्यूड हैं टूवर्ड द ये
रिलीजियस चीज़ों को उसको फिनिश आउट करें, ठीक है। उनकी लाइफ स्टोरीज उनको बताई जाएंगी ग्रेट इंडियन सेंट की, ठीक है, ताकि वो जान सकें कि कैसे रिलीजियस को साइड रख के उन्होंने इंडिया की बेटरमेंट के लिए या किसी भी रीजन की बेटरमेंट के लिए ग्रो अप किया। उनको हर तरह के फ्लॉक सॉन्ग सिखाए जाएंगे, डांसेस सिखाए जाएंगे, स्टोरीज बताई जाएंगी उनको वेरियस रिलीजन्स की, ठीक है। किसी एक रिलीजन पे नहीं ध्यान देना है, और उनको सिखाया जाएगा कि कैसे सोशली और कल्चरली हिस्ट्री को नेशन की ध्यान में रखना है, ना कि किसी रिलीजन की। अब फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करते हैं सेकुलरिज्म को? पहले है मॉडर्न एजुकेशन, जो इनकरेज करती है साइंटिफिक और नेशनल एटीट्यूड को, वो लीड करती है टू द मोर सेकुलर अप्रोच, ठीक है। और वो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग मैरिज और ऑक्यूपेशन पे भी ये प्रमोट हो रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के साथ बात कर पा रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को फिनिश कर पा रहे हैं। ये फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचना कि गलत पढ़ा दिया। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, डिफरेंट डिफरेंट सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से सेकुलरिज्म की फीलिंग डेवलप आउट होगी। अर्बनाइजेशन होगी जो लेड करेगी सेकुलरिज्म को, ठीक है। तो जो हाउसिंग शॉर्टेज होती थी या वेस्टर्न कल्चर में जो कल्चर यूज किया जाता था, कम्युनिकेशन होना, इकोनॉमिक इशू करना, वो सब भी धीरे 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 क्या होंगे, खत्म होने लगेंगे। लीगलाइजेशन, वेरियस लॉज बोथ during the British or colonial rules post independence have challenged the orthodox belief and promoted the secularism, particular in the areas such as marriage and families। तो लीगलाइजेशन ब्रिटिश के टाइम पे भी इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी भी बेसिस के ऊपर। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो अप किया जाएगा, जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सेकुलरिज्म के थ्रू, ठीक है। एम्फेसाइज किया है मटेरियलिज्म को, इंडिविजुअलिज्म को और नॉन रिलीजियस आउटलुक को, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है इंडियन सेकुलरिज्म में? वोट बेस, कभी कभी हमारे यहाँ पे जो वोट होते हैं वो किसी कास्ट बेस पे, किसी रिलीजन बेस पे ले लिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बन जाती हैं कभी कभी एक रिलीजियस बेस पे। कभी क्या होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं, इंटरकास्ट ग्रुप या इंटर रिलीजियस ग्रुप बन जाते हैं, कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स भी, इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स पर कल पार्टी डेवलप कर देती हैं। कॉम्युनल्स राइटर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो इस सोसाइटी के, हम तो इस रीजन के, हम तो नहीं मानेंगे, तो वो अपनी अपनी डिफरेंट गठबंधन कर लेते हैं और अपने रूल्स अलग से चलाने लगते हैं। अब डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ क्या हैं इंडियन सोसाइटी में? तो सबसे पहले लैंग्वेज इनइक्वालिटी की बात करेंगे। इंडिया एक लार्ज डाइवर्सिटी लैंग्वेज है, यहाँ पे बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। नॉन हिंदू डिवाइड भी हैं, जहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स भी हैं, ठीक है। मदर टंग हर एक की अपनी डिफरेंट डिफरेंट है। डेमोग्राफिक इनइक्वालिटीज होती है, जेंडर के ऊपर किसी को बायस करना, कास्ट के ऊपर किसी को बायस करना, या रिलीजियस बैकग्राउंड के ऊपर किसी को बायस करना। सोशल इनइक्वालिटी होती है हमारी, इकोनॉमिक्स के ऊपर हम सब एक नहीं है, बहुत बड़ा गैप है रिच और पुअर में। असेस ऑफ हेल्थ केयर और एजुकेशन नहीं है हर एक पास। अर्बन और रूरल इस डिस्ट्रिक्ट में हम डिवाइड हैं अभी तक, ठीक है। और असेस ऑफ लैंड और रिसोर्सेज भी हैं। अब डिफरेंट इनइक्वालिटीज के कॉजेज क्या थे? लैंग्वेज की इनइक्वालिटी का कॉज क्या आया? हिस्टोरिकल इम्पोजिशन, ब्रिटिश एम्पायर ने इम्पोज की इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इंडियन स्पीकर आने लग पड़े, ठीक है। तो अब तो जिन लोगों को अब की डेट में इंग्लिश ज़्यादा आती है ना, उनको बेटर एसेस ऑफ इकोनॉमी मिल जाती है और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एज कम्पेयर टू जो बेचारे नहीं बोल पाते। हिंदी डोमिनेंस होगी, जो पुश फॉर द हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, इसने भी एक कॉज ऑफ कंसर्न क्रिएट कर दिया उन लोगों के लिए जो हिंदी बोल ही नहीं पाते। अब जैसे केरला वाली साइड है, वहाँ किसी को हिंदी समझ नहीं आती, तो ये भी एक इनइक्वालिटी बन गई। लैक ऑफ मदर टंग एजुकेशन, अब हर एक रीजन में मदर टंग को यूज़ करके नहीं पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, एजुकेशन नहीं प्रॉपरली मिल पाई। अब किसी को जब आप किसी स्टेट में पढ़ते हो और अगर आपको नहीं हिंदी समझ आ रही है या इंग्लिश समझ आ रही है, पर तब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ नहीं आती है। रूरल एरिया के बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इससे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट,
डोमिनेंस हो गई इंग्लिश और हिंदी में, मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी, ठीक है। और अंडरमाइनिंग हो गई स्मॉल लैंग्वेजेस की। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो लैंग्वेज थी उसने क्रूशियल फैक्टर एम्प्लॉय किया एम्प्लॉयमेंट पे। अब जिनको हिंदी नहीं आती थी उनको बहुत इंग्लिश नहीं आती थी उनको उनको बहुत कम तरह की जॉब मिलने लग पड़ी। आप आज की डेट में देखते हो, हम कहते हैं जॉब लेने के लिए इंग्लिश आना कितना ज़रूरी है, तो उनको लिमिटेड असेस मिलने लग पड़े जॉब्स के। अब डेमोग्राफी इनइक्वलिटीज़ के क्या थे, कास्ट सिस्टम था। डीप हिस्ट्री रूट्स अभी तक चली आ रही हैं, दिमागों में बैठा हुआ है कि ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, हमें इसको डिस्क्रिमिनेट करना है। जेंडर्स नॉर्म पे बच्चों को किया गया, गर्ल्स को नहीं पढ़ाना, वुमेन्स को नहीं पढ़ाना, इनको कहीं लेके नहीं जाना। रिलीजियस फैक्टर रहे कहीं ना कहीं कि भाई हम इस रिलीजन के नहीं हैं, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं मानेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसीज आ गई कि भाई इन कास्ट ग्रुप के पीपल को इतनी रिजर्वेशन मिल जाएगी, वो उस टाइम नेसेसरी थी क्योंकि उनको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इकोनॉमिक डिसपार्टीज आ गई, अब हर एक डिफरेंट कास्ट के लोगों को उस तरह की जॉब ही नहीं जब दी जाएगी या उनको ट्रीट ही वैसे नहीं किया जाएगा, तो कॉमन सी सेंस है कि इकोनॉमिकली भी वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड रह जाएंगे। सोशल इनइक्वालिटीज़, ये भी क्या है, हिस्टोरिकल पास्ट के कारण हुआ। सोशली अब लोग कैसे डिस्क्रिमिनेट हुए, कास्ट वाइज भी हुए, उनको रिसोर्सेज नहीं मिले। अब गरीब के गरीब रह गए, अमीर के अमीर हो गए, उनके पास इतना पैसा नहीं था क्योंकि उनको वैसी जॉब्स नहीं करने दी जाती थी, तो उनके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज भी कम हो गए। पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने पावर वेल्थ का गलत इस्तेमाल किया और इनइक्वालिटीज़ कहीं ना कहीं फैला दी। अर्बन और रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो गई, जहाँ पे कईयों को तो सारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाती थी बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स नहीं मिल पाती थी। एजुकेशनल में इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिला अलॉन्ग द सोशल इकोनॉमिक लाइन। अब कईयों के पास प्राइवेट स्कूल में अगर एजुकेशन अच्छी है बट लोअर पीपल के पास इतना पैसा ही नहीं है वो वहाँ पे पढ़ा सकें। अब डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ जो इंडिया सोसाइटी में है उनके इफेक्ट क्या हुए। अब लैंग्वेज इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो पीपल जिन कुछ स्पीक नहीं कर पाते थे डोमिनेट लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश ने, उन्होंने स्ट्रगल किया कि इसमें जॉब लेने में, ठीक है। कल्चरल लॉस होने लग पड़ा, स्मॉलर लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं डिसअपेयर होने लग पड़ी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने लग पड़ी, एक दूसरे से बात करने में दिक्कत आने लगी कि जब उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती तो बात कैसे करोगे। इन्फॉर्मेशन की एसेस कम हो गई, अब बात करने में प्रॉब्लम आएगी तो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करोगे, इस एक्सक्लूजन हो गई। अब पीपल जो डोमिनेट लैंग्वेज स्पीक नहीं कर पाते थे उन्होंने लेफ्ट आउट फील करना शुरू कर दिया। अब आप केरला में जाके रहने लगो, वहाँ पे आपको बोलने नहीं आ रहा है लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश आपको आती नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे लेफ्ट आउट ही फील करोगे। अब डेमोग्राफिक वे में कैसे हुआ कि अब डिस्क्रिमिनेशन होने लग पड़ी कास्ट जेंडर और रिलीजन के बेस में, तो पीपल ने हर्ट और इमोशनल फील करना शुरू कर दिया। मनी गैप आने लग पड़ा, इकोनॉमिक की वजह से पॉवर्टी हो गई, टेंशन बढ़ने लग पड़े, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग पड़े, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, चेंज ऑफ प्रोटेस्ट, या कंट्री की पॉलिटिकल्स ने क्या किया, एक इनइक्वालिटी आ गई। वोटिंग के टाइम पे उन्होंने वोट्स लेने शुरू कर दिए रिलीजन्स और कास्ट बेसिस के ऊपर, अंडर डेवलपमेंट चलने लग पड़ी, जो व्हेन मैनी पीपल डोंट हैव द सेम चांसेस द होल कंट्री विल नॉट ग्रो, ठीक है। सम नाउ हम पढ़ेंगे सोशल इनइक्वालिटीज, मनी प्रॉब्लम आने लग पड़ी, ठीक है। पीपल हैव सम पीपल के पास बहुत सारे पैसे थे और कुछ बहुत गरीब थे। हेल्थ इशू आने लग पड़े, अब हर एक के पास गुड हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग जल्दी मरने लग पड़े। एजुकेशन गैप आ गया, लिमिटेड एजुकेशन मिलने लग पड़ी, सबको फेयर एजुकेशन नहीं मिलती थी, ठीक है। अनरेस्ट इनइक्वालिटीज़ आने लग पड़ी, इनइक्वालिटीज़ ने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिए और मूवमेंट कर दिए टू द इक्वल राइट्स, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग पड़े। लॉस होने लगी पोटेंशियल, अब जो पीपल थे वो पीछे रहने लग पड़े, धीरे धीरे उनकी पोटेंशियल जो थी वो खत्म होने लग पड़ी, उनके टैलेंट्स उनके आइडिया वॉश आउट होने लगे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी पैसों के कारण या फिर किसी और रीज़न के कारण। अब डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया सोसाइटी और उसमें रोल ऑफ अ टीचर। अब टीचर का रोल ये था कि मल्टी लैंग्वेज में पढ़ाए, लैंग्वेज की सपोर्ट दे बच्चों को, ठीक है, डोमिनेट नहीं होने दे किसी लैंग्वेज में, कल्चर की सेंसिटिविटी समझे, उसको अपनी लैंग्वेज में भी उसको पढ़ाना शुरू करे, उसको मटेरियल प्रोवाइड करवाए उसकी अपनी लैंग्वेज में भी, ठीक है, और कल्चरल लैंग्वेज में भी हर एक को समझा दे कोई टॉपिक। डेमोग्राफिक इनइक्वालिटीज़ में टीचर का रोल ये था कि बच्चों को सिखाए कि कास्ट बेस पे नहीं जज करना है, जेंडर बेस पे नहीं किसी को जज करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए, हर एक बच्चे को सेम पढ़ाए, सोशल हार्मोनी प्रमोट करवाए, ठीक है, फेयर असेसमेंट करे, किसी को जज ना करे। सोशल इनइक्वालिटीज़ में क्या होगा,
अब टीचर उनको एडुकेट करेंगे किसके लिए, कि आपको सोशली सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, सबको इक्वल एसेस ऑफ रिसोर्सेज देंगी, ठीक है, और हर एक को प्रॉपर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होगी, इंक्लूसिविटी खत्म होगी, सबको सेफली फील करवाया जाएगा क्लास में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल करवाए जाएंगे, सोशल अवेयरनेस कैंप लगेंगे, हर एक रिलीजन का, हर एक कास्ट का करिकुलम में इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी को स्पेसिफिकली नीचा नहीं दिखाया जाएगा और किसी को स्पेसिफिकली ग्रो अप भी नहीं कराया जाएगा, ठीक है। टीचर रोल मॉडल बने उनका, ताकि वो इंस्पायर कर सके इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अब रेमेडीज़ क्या थी, तो रेमेडीज़ भी लैंग्वेज के लिए सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि मल्टी लैंग्वेज में पढ़ाओ, दूसरा ये है कि वहाँ पर रिलीजियस लैंग्वेज में भी पढ़ाओ, तीसरा ये हो सकता है कि आप बच्चों पे डिफरेंट रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कराओ, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हर एक लैंग्वेज में, जो हर एक स्टूडेंट असेस कर सके, या फिर आप किसी स्पेसिफिकल लैंग्वेज को भी पढ़ा रहे हो तो उनको उस लैंग्वेज को सिखाओ और उस बुक को और उसका मटेरियल भी प्रोवाइड करवाओ। अब डेमोग्राफिक इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है तो कास्ट पे इक्वलिटी करना सिखाओ, ठीक है, सारे जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करो, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करो, प्रमोट करो कि सारे रिलीजन्स के फेस्टिवल में लोग पार्टिसिपेट करें, प्रमोट करो कि सारे कास्ट के लोग इकट्ठे बैठ के खाएं पिएं घूमें फिरें, प्रमोट करो कि हर बच्चा हर कास्ट का हर जेंडर का इक्वल अपॉर्चुनिटी ले सके एजुकेशन की, प्रमोट करो कि हर वुमेन को भी एजुकेशन मिले, ठीक है, प्रमोट करो कुछ लॉज को जो डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकें, एम्पावरमेंट लेके आओ, कुछ कम्युनिटीज़ बनाओ जो मार्जिनलाइज ग्रुप को भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, सोशल इनक्वालिटीज़, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करो, पॉलिसीज़ जो प्रमोट करें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, असेस करें रिसोर्सेज को, रिड्यूस करें इकोनॉमिक डिसअपार्टीज को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ हर एक एरिया को, हर एक मार्जिनलाइज पीपल को, हेल्थ असेस प्रोवाइड कराओ हर एक ग्रुप को, हर एक बंदे को, डिपेंड अपॉन देयर सोशल स्टेटस, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशल स्टेटस, सोशल अवेयरनेस कैंप चलाओ, ठीक है, एम्पावरमेंट लेके आओ और डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन करवाओ लोगों की, ठीक है, इनकरेज करो, डिफरेंट शोज चलाओ, डिफरेंट रूल्स बनाओ, डिफरेंट सोसाइटीज़ क्रिएट करो, कम्युनिटी की सपोर्ट बनाओ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ उनको एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हर तरह में, हर तरह के लोगों को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दो। अब रिव्यू करनी है हमें पॉलिसीज़ और प्रोग्राम आफ्टर द 1986। जो एजुकेशन है वो एक सोशल एज ए सोल्यूशन ऑफ अ पॉवर्टी है, एजुकेशन एक पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है जो एड्रेस करते हैं लॉन्ग टर्म पॉवर्टी को और प्रिवेंट करता है किसको, ट्रांसमिशन ऑफ अ पॉवर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसके लिए हमारी एक पॉलिसी बनी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसने एम किया कि सारे के सारे स्टूडेंट जो 14 साल के हैं वो एजुकेशन के लिए एनरोल होंगे, ठीक है। स्ट्राइव किया उन्होंने अचीव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2050, जिसको हम एजुकेशन फॉर ऑल कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, इसमें एक लॉन्च किया गया एक गोल फॉर अचीविंग अ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो सबने पढ़नी ही पढ़नी है, फोकस किया गया उन कम्युनिटीज़ पे, ऑनरशिप पे, स्कूल सिस्टम पे, एम किया गया प्रोवाइड कराने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को, प्रमोट किया गया सोशल जस्टिस को, इन्वॉल्व की गई लोकल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी गई प्राइमरी लेवल तक, ठीक है। लर्निंग आउटकम और कंटिन्यूस इवेल्युएशन एम्फेसाइज किया गया लर्नर की अचीवमेंट पे, ठीक है, कंटिन्यूस उसकी इन्वॉल्वमेंट में, बच्चे के सिर्फ पेपर के बेसिस पे उसको जज नहीं किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा जो आया वो लॉन्च हुआ 2000 पे, उसने असेस किया सेकेंडरी एजुकेशन को और इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन, फोकस किया प्रोवाइड करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन ताकि वो इम्प्रूव हो सके। उसने एम किया कि जो असेसिबल और अफोर्डेबल हैं चाइल्ड, उनको 14 से 18 साल के बच्चों तक को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। कुछ स्कूल्स भी खोले गए जो मिनिमल अमाउंट में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उन एरिया में स्कूल खोले गए जहाँ पे स्कूल्स ऑलरेडी थे ही नहीं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। उच्च शिक्षा के लिए भी 2013 में लॉन्च हुआ, न्यू यूनिवर्सिटी बनाई गई, अपग्रेड हुआ सिस्टम का, स्किल डेवलपमेंट हो सके ताकि बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, उनको वहाँ पर सिखाया गया कि कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपने बिल्डअप करना है एक सोसाइटी को। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोगों ने आके पढ़ना शुरू किया, हर एक एरिया में अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने कॉलेजेस भी खोले गए, कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई गई जिसकी वजह से जो लोग नहीं जिनके पास इतना पैसे हैं वो भी पढ़ सकें।
इंटीग्रेट हुई एजुकेशन की, इमर्ज किया गया नेशनल एक पॉलिसी एजुकेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सके ताकि डिसेबल चिल्ड्रंस को भी। एजुकेशन एक्ट आया 2009 का, ये इनेक्टेड हुआ था 4 अगस्त 2009 को, जिसने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी 6 से 14 साल के बच्चों को। उसने कहा कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए हर एक बच्चे का इंडिया में, और ये 135 प्रोविजंस ऑफ कंट्री में चला, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को एजुकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हो, चाहे वो अपवर्ड लेवल पे हो। स्कॉलरशिप्स चलाई गई, पॉलिसीज चलाई गई, बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प आउट की, ताकि हमारी इंडिया सोसाइटी है जो ग्रो कर सके, हमारा इंडिया, हमारा नेशन, हमारा वर्ल्ड, हमारा यूनिवर्सलाइजेशन सब तरह से ग्रो अप हो, ठीक है। तो इसी के साथ यूनिट नंबर 2 आज कंप्लीट होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं फिर भी समझ आया हो तो कमेंट में कर देना, मैं वापस वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।